वेलकम बैक। आज के लेक्चर में हम लोग जैसे कि फर्स्ट ईयर के सेकंड चैप्टर को डिस्कस कर रहे थे, तो आज का हमारा टॉपिक है कार्बोहाइड्रेट्स। कार्बोहाइड्रेट्स हम लोग देख लेते हैं। सबसे पहले हम लोग कार्बोहाइड्रेट्स की देख लेते हैं अबंडेंस को, कि कार्बोहाइड्रेट्स जैसे कि लिविंग ऑर्गेनिजम्स के अंदर मौजूद होती है। इनमें प्लांट्स अगर एनिमल्स वगैरह, इनके अंदर कार्बोहाइड्रेट मौजूद होते हैं। इट फाउंड इन ऑल ऑर्गेनिजम्स एंड इन ऑलमोस्ट ऑल पार्ट्स ऑफ द सेल। ये तमाम ऑर्गेनिजम्स के अंदर मौजूद होते हैं और सेल के तकरीबन हर पार्ट्स के अंदर कार्बोहाइड्रेट मौजूद होते हैं। लार्ज सोर्स ऑफ कार्बोहाइड्रेट्स होती है फोटोसिंथेसिस, जो यानी कि सबसे जो लार्ज सोर्स होती है कार्बोहाइड्रेट्स की, वो क्या होती है? फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस होता है। जैसे कि हम लोग जानते हैं कि प्लांट्स जब अपनी खुराक तैयार करते हैं तो वो वाटर को यूज करते हैं, जिसे वो जमीन से लेते हैं, और वो एनवायरनमेंट से कार्बन डाइऑक्साइड को लेते हैं और उसके नतीजे में ग्लूकोज तैयार करते हैं। ग्लूकोज जैसा कि कार्बोहाइड्रेट्स है, तो इसी तरह से हम लोग कह सकते हैं कि कार्बोहाइड्रेट्स की जो लार्ज सोर्स होती है वो क्या होती है? फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस। कार्बोहाइड्रेट्स की अगर हम लोग लाइटरल मीनिंग देख ले तो कार्बोहाइड्रेट्स को हम लोग हाइड्रेटेड कार्बन कहते हैं। जैसा कि हाइड्रेटेड का मतलब होता है वाटर और कार्बन कार्बन, के कार्बोहाइड्रेट्स के अंदर हाइड्रोजन की और ऑक्सीजन की जो कंपोजिशन होती है वो बिल्कुल सेम होती है जैसे कि वाटर के अंदर होती है, यानी कि हाइड्रोजन डबल होगा और ऑक्सीजन उसका सिंगल होगा। अगर 2 हाइड्रोजन है तो 1 ऑक्सीजन होगा, अगर 4 हाइड्रोजन है तो 2 ऑक्सीजन होंगे, अगर 6 हाइड्रोजन है तो 3 ऑक्सीजन के एटम्स मौजूद होते हैं। तो इसी तरह से यानी कि वाटर के अंदर जितना हाइड्रोजन और ऑक्सीजन की कंपोजिशन होती है उतनी ही कार्बोहाइड्रेट्स के अंदर सेम होती है। कार्बोहाइड्रेट कंपोज्ड ऑफ हाइड्रोजन, ऑक्सीजन एंड कार्बन एलिमेंट्स पर मुश्तमिल होते हैं। कार्बोहाइड्रेट सिर्फ इन 3 एलिमेंट्स पर मुश्तमिल होते हैं, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन और कार्बन पर मुश्तमिल होते हैं। जैसे कि यहाँ पर वो बता रहे हैं द रेशियो ऑफ हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन इज सेम एज वाटर। ऐसा कि वाटर के अंदर हाइड्रोजन और ऑक्सीजन की रेशियो होगी, वैसे ही कार्बोहाइड्रेट्स के अंदर हाइड्रोजन और ऑक्सीजन की रेशियो होगी। इनकी रेशियो तकरीबन सेम होती है। यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं कि अगर कार्बन की मिकदार यहाँ पर C3H6 एंड O3 लिया गया तो आप लोग देख ले कार्बन वैसे 3 है और H2O यानी कि ये वाटर के मॉलिक्यूल है। अब इसके अंदर 3 वाटर के मॉलिक्यूल होंगे। अगर हम लोग इसे 3 2 6 अगर हाइड्रोजन एलिमेंट्स हैं के एटम्स है तो उसके साथ साथ 3 ऑक्सीजन के एटम्स होते हैं। अब C4H8 एंड O4 तो देख ले, C4 कार्बन और उसके बाद जैसे कि 4 2 8 यानी कि 8 हाइड्रोजन के एटम्स हैं और 4 ऑक्सीजन के एटम है। यहाँ पर 4 वाटर के मॉलिक्यूल्स मौजूद हैं। C6H12O6 तो C6H2O यहाँ पर 6, यहाँ पर अगर 12 हाइड्रोजन के एटम है तो उसके साथ 6 ऑक्सीजन के एटम होते हैं। इस तरह आप लोग देख लें कि H2O यहाँ पर इस लिहाज से रेशियो बताया गया है कि 2:1 बताया गया है कि हाइड्रोजन की रेशियो हमेशा डबल होती है एज कम्पेयर टू ऑक्सीजन, और जैसे यानी कि वाटर के अंदर हाइड्रोजन और ऑक्सीजन की रेशियो होती है वैसे ही कार्बोहाइड्रेट्स के अंदर होती है। अगर हम लोग कार्बोहाइड्रेट्स का जर्नल फार्मूला देख लें तो कार्बोहाइड्रेट्स का जर्नल फार्मूला होता है CxH2O, और वाटर के मॉलिक्यूल्स को ब्रैकेट में बंद कर देंगे, बाहर Y लिख देंगे। जो X होता है वो रिप्रेजेंट कर रहा होता है नंबर ऑफ कार्बन्स को, कि कार्बन के कितने इसके अंदर एलिमेंट्स मौजूद हैं, एटम्स मौजूद हैं, और Y रिप्रेजेंट कर रहा होता है नंबर ऑफ वाटर के मॉलिक्यूल को, कि कार्बोहाइड्रेट्स के अंदर कितना वाटर के मॉलिक्यूल्स मौजूद हैं और उनकी रेशो क्या है। जैसे कि कार्बोहाइड्रेट्स के अंदर मौजूद हाइड्रोजन और ऑक्सीजन की जो रेशो होती है वो सेम होती है जैसे कि वाटर के अंदर होती है। अगर हम लोग इसे केमिकली डिफाइन करें तो हम लोग कह सकते हैं कि पॉलीहाइड्रोक्सी एल्डिहाइड और पॉलीहाइड्रोक्सी कीटोन इज हाइड्रोलाइज्ड इनटू यील्ड ऑफ पॉलीहाइड्रोक्सी एल्डिहाइड सब यूनिट और पॉलीहाइड्रोक्सी कीटोन सब यूनिट। पॉलीहाइड्रोक्सी एल्डिहाइड और पॉलीहाइड्रोक्सी कीटोन्स को हाइड्रोलाइज्ड किया जाता है। हाइड्रोलाइज्ड किसे कहते हैं? कि वाटर की मौजूदगी में ब्रेक डाउन किया जाता है। हाइड्रो का मतलब वाटर होता है, लाइसिस के मतलब होता है ब्रेक डाउन। द ब्रेकडाउन ऑफ लार्ज मॉलिक्यूल इनटू सिंपल मॉलिक्यूल बाय यूटिलाइजिंग ऑफ वाटर मॉलिक्यूल, के वाटर मॉलिक्यूल को यूज करके लार्ज मॉलिक्यूल को ब्रेक डाउन किया जाता है सिंपल मॉलिक्यूल्स के अंदर। इसी तरह ये जो पॉलीहाइड्रोक्सी एल्डिहाइड होते हैं और ये पॉलीहाइड्रोक्सी कीटोन होते हैं उसे वाटर की मौजूदगी में हाइड्रोलाइज के प्रोसेस से गुजारा जाता है, जिसके नतीजे में हमें पॉलीहाइड्रोक्सी एल्डिहाइड और पॉलीहाइड्रोक्सी कीटोन के सब यूनिट हासिल होते हैं।
और जैसे कि पोली का मतलब होता है एनी और हाइड्रोक्सी का मतलब है OH के इसके अंदर OH ग्रुप मौजूद होते हैं जो कि बहुत ज्यादा नंबर में होते हैं, क्योंकि पोली हाइड्रोक्सी जैसे कि पोली हाइड्रोक्सी एल्डिहाइड और पोली हाइड्रोक्सी कीटोन का बोला गया है। तो एल्डिहाइड ये होता है कि सेंटर में कार्बन के ऊपर ऑक्सीजन मौजूद होता है डबल बॉन्ड के साथ, और साइड पर एक हाइड्रोजन का एटम होता है और इस साइड पर R ग्रुप मौजूद होता है। और इस तरह से अगर हम लोग कीटोन के अंदर देखें तो सेंटर में कार्बन और उसके ऊपर ऑक्सीजन मौजूद होता है डबल बॉन्ड के साथ, और साइड साइड पर R ग्रुप मौजूद होता है। ऐसी शुगर जो एल्डिहाइड ग्रुप रखती है उन्हें हम लोग एल्डो शुगर कहते हैं, और ऐसी शुगर जो कि कीटोन ग्रुप रखती है उसे हम लोग कीटो शुगर कहते हैं। एक कार्बन एटम्स के अलावा बाकी सारे कार्बन एटम्स के साथ हाइड्रोक्सल ग्रुप मौजूद होते हैं। ये आप लोग देख सकते हैं। एग्जांपल में मैंने इस तरह 6 कार्बन वाला एक कार्बोहाइड्रेट्स बना दिया, जैसे कि 1 2 3 4 5 6 कार्बन है। तो देखिए इन सब के साथ हाइड्रोक्सल ग्रुप मौजूद है, लेकिन इस कार्बन के साथ हाइड्रोक्सल ग्रुप एब्सेंट है, नहीं मौजूद। और हम लोग जानते हैं कि कार्बन के जैसे कि 4 हैंड्स होते हैं, तो कार्बन ने अपनी 4 साइड्स के ऊपर ऑक्यूपाई किया होता है। जैसे कि यहाँ पर देख ले, इस कार्बन को एक इसने यहाँ पर बॉन्ड बनाया 1 2 और 2 बॉन्ड ऊपर बनाए, यानी कि 4 बॉन्ड पूरे। अगर इस कार्बन को देखें तो एक उसने इस साइड पर इस तरह ये 4 बॉन्ड पूरे उसके। इस कार्बन को देख ले 1 2 3 4, इसने भी इस तरह से 4 बॉन्ड्स अपने पूरे बनाए हुए हैं। अगर हम लोग इस शुगर को देखें, कीटो शुगर को देख लें, तो इस कार्बन ने 1 2 3 और यहाँ पर 4 बॉन्ड पूरे। अब ये जो सेकंड कार्बन है उसके साथ ये ऑक्सीजन अटैच होता है, बाकी सब के साथ OH मौजूद होते हैं, यानी कि हाइड्रोक्सल ग्रुप मौजूद होते हैं। इसीलिए हम लोग इसे कहते हैं पॉलीहाइड्रोक्सी एल्डिहाइड या पॉलीहाइड्रोक्सी कीटोन कहते हैं। अगर हम लोग कार्बोहाइड्रेट्स की टाइप्स देख लें तो कार्बोहाइड्रेट्स को 3 टाइप्स के अंदर डिवाइड किया जाता है: मोनोसेक्राइड, ओलिगोसेक्राइड एंड पॉलीसेक्राइड। मोनोसेक्राइड्स, ओलिगोसेक्राइड और पॉलीसेक्राइड को डिटेल में हम लोग नेक्स्ट लेक्चर के अंदर देखेंगे। अब यहाँ पर हम लोग इसे ब्रीफली देख लेते हैं। मोनोसेक्राइड्स के अंदर जैसे कि बनाना, डेट्स, फिग और रेप्स वगैरह के अंदर ये मोनोसेक्राइड मौजूद होते हैं, यानी कि सिंपल शुगर मौजूद होते हैं। इसमें ग्लूकोज, राइबोज और ग्लैक्टोज वगैरह इसकी एग्जाम्पल के अंदर आ जाते हैं। ओलिगोसेक्राइड को हम लोग डाइसेक्राइड भी कहते हैं। इसके अंदर शुगर ऑफ मिल्क, शुगर ऑफ कैन शुगर आ जाता है, और इसके अंदर रूटिंग शुगर वगैरह आ जाता है। और अगर शुगर ऑफ मिल्क जैसे कि लैक्टोज आ जाता है कार्बोहाइड्रेट्स में से, और ये जो शुगर कैन होते हैं इसके अंदर सक्रोज शुगर मौजूद होती है, और जो फ्रूट्स वगैरह होते हैं उनके अंदर माल्टोज वगैरह मौजूद होते हैं। उसके बाद हम लोग देख लें पॉलीसेक्राइड को। पॉलीसेक्राइड के अंदर स्टार्च, ग्लाइकोजन, सेलुलोज, डेक्स्ट्रिन, एगर, पेक्टिन एंड काइटिन मौजूद होते हैं। सेलुलोज जैसे कि वुड के अंदर, कॉटन एंड पेपर के अंदर मौजूद होती है। स्टार्च प्रेजेंट इन सीरियल्स, रूट ट्यूबर्स ETC आर एग्जाम्पल ऑफ कार्बोहाइड्रेट्स। तो इस तरह से ये डिफरेंट किस्म की कार्बोहाइड्रेट्स की एग्जाम्पल दी गई हैं। उसके बाद अगर हम लोग ये देख लें कि कार्बोहाइड्रेट्स का रोल देख लें, तो कार्बोहाइड्रेट्स 2 टाइप्स के रोल को परफॉर्म कर रहे होते हैं। एक होता है उसका फंक्शनल रोल और दूसरा होता है उसका स्ट्रक्चरल रोल। अगर फंक्शनल रोल को देखें तो ये फर्स्ट सोर्स ऑफ एनर्जी के तौर पर यूज होते हैं कि कार्बोहाइड्रेट्स इस अर्थ के ऊपर फर्स्ट सोर्स ऑफ एनर्जी होता है लिविंग ऑर्गेनिजम्स के लिए। और इसकी एग्जाम्पल के अंदर ग्लाइकोजन आ जाता है, वो जैसा कि एनर्जी स्टोरेज मॉलिक्यूल्स होता है मसल्स के अंदर। एनिमल्स के मसल्स के अंदर कार्बोहाइड्रेट्स की एक फॉर्म होती है ग्लाइकोजन, जो कि एनर्जी स्टोरेज मॉलिक्यूल इसे कहा जाता है। तो ये MCQs में पूछा जाता है कि कौन सा ऐसा मॉलिक्यूल होता है जो लिविंग ऑर्गेनिजम्स के अंदर एनर्जी को स्टोर करता है, तो वो है ग्लाइकोजन। अगर इसका स्ट्रक्चरल रोल देखें तो कार्बोहाइड्रेट्स आर द मेन कंस्टिट्यूएंट्स ऑफ सेल वॉल इन द प्लांट्स एंड माइक्रो ऑर्गेनिज्म। कार्बोहाइड्रेट्स मेन कंपोनेंट होता है प्लांट्स और माइक्रो ऑर्गेनिजम्स की सेल वॉल बनाने के लिए। इन सेल मेम्ब्रेन ये अक्कर होते हैं इन द कॉन्जुगेटेड फॉर्म में। सेल मेम्ब्रेन्स के अंदर कार्बोहाइड्रेट्स हमेशा कॉन्जुगेटेड फॉर्म में मौजूद होते हैं। जैसे कि अगर कार्बोहाइड्रेट प्रोटीन के साथ मिलते हैं तो उसके नतीजे में ग्लाइकोप्रोटीन बना देते हैं। अगर कार्बोहाइड्रेट्स लिपिड के साथ मिलते हैं तो उसके नतीजे में ग्लाइकोलिपिड बना देते हैं। सो नॉन एज द कंपोनेंट ऑफ बियोलॉजिकल मेम्ब्रेन्स। तो इन्हें हम लोग बियोलॉजिकल मेम्ब्रेन्स के कंपोनेंट कहते हैं। बियोलॉजिकल मेम्ब्रेन्स का मतलब है कि ऐसी मेम्ब्रेन्स जो कि लिविंग ऑर्गेनिजम्स के सेल्स की मेम्ब्रेन होती है उन्हें हम लोग बियोलॉजिकल मेम्ब्रेन्स कहते हैं। तो ये ग्लाइकोप्रोटीन और ग्लाइकोलिपिड्स इनके कंपोनेंट्स होते हैं।
दोनों both have structural role in the extracellular matrix of animals and bacterial cell wall both have structural role अदा करते हैं in the extracellular matrix of animals के extracellular matrix के अंदर और बैक्टीरिया की सेल वॉल बनाने में ये इंपॉर्टेंट रोल अदा करता है कार्बोहाइड्रेट्स। थैंक यू सो मच फॉर वाचिंग माय लेक्चर। नेक्स्ट लेक्चर के अंदर इंशाल्लाह हम लोग नेक्स्ट टॉपिक डिटेल से एक्सप्लेन करेंगे। अल्लाह हाफिज़।